बच्चों, आज हम जूझ कहानी डॉक्टर आनंद रतन यादव द्वारा लिखी कहानी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे, आभास करेंगे, महसूस करेंगे, यानी इसके संदर्भ में समीक्षा करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार है। जूझ कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए और इस पर विचार करते हुए जूझ कहानी का शीर्षक औचित्यपूर्ण या इसका औचित्य क्या है। बच्चों, शीर्षक इसका किसी भी पाठ्यपुस्तक, कहानी, पद, निबंध आदि का शीर्षक ही उसका मूल भाव हुआ करता है। मुख्य भाव शीर्षक के द्वारा ही व्यक्त होता है और चूंकि जूझ का अर्थ ही होता है जीवन संघर्ष, जुझारूपन, यह आत्मपरक, आत्मकथात्मक, बोधगम्य शैली में लिखी गई लेखक के जीवन संघर्ष और उसके मूल्यों की कहानी है। अतः जूझ शब्द जूझना, संघर्ष करना, जो डॉक्टर आनंद रतन यादव, लेखक आनंद रतन यादव पूरी तरह पल पल अपने बाल्य जीवन काल में अध्ययन के लिए वे गंवई गांव, देहात गांव के खुरदुरे एक मध्यम वर्गीय किसान के द्वारा जो खेती बाड़ी का कार्यक्रम होता है उसमें उसके घर के बच्चे, उसकी पत्नी, उसके सारे सदस्य किस तरह गांव में हर कार्य में संलग्न हो जाते हैं, इसका खुरदुरा यथार्थ इस केंद्र बिंदु में संग्रहित है। जूझ शब्द ही स्पष्ट कर देता है संघर्ष। अतः यह कहानी का जो केंद्र है, कहानी का जो शीर्षक है, वास्तविक रूप से औचित्यपूर्ण है। हम देखते हैं कि जूझ कहानी में कथानायक आनंद रतन यादव का पाठशाला जाने के लिए मन अत्यधिक लालायित था, किंतु सर्वप्रथम उसके पाठशाला जाने में रोड़े के रूप में या मना कर देने के रूप में उसके खुद पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पाठशाला जाए। किंतु लेखक के मन में ये बात थी कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो कुछ काम का हो जाऊंगा, अन्यथा मेरा जीवन पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण खेती बाड़ी में बेकार हो जाएगा। जो परदादा के समय खेती बाड़ी का समय था या उन्नति थी, जो फसलें या उत्पादन होते थे, अब दादा के समय नहीं होते, ऐसा विचार उसके मन में आता है। और लेखक एक बालक किशोर तथा एक नन्हे बालक किशोर 10-11 वर्ष से शुरू होने वाले बालक की जीवन आयु का देखा हुआ खुरदुरा जीवन यथार्थ है और इसके लिए लेखक अपने गांव के मुखिया देसाई सरकार की उसे सहायता मिलती है। माँ चाहती थी बेटा 7वीं कक्षा तक पढ़े, किंतु माँ की कार्य योजना और पुत्र की कार्य योजना में देसाई सरकार का योगदान महत्वपूर्ण होता है। देसाई सरकार ने लेखक के पिता यानी दादा को धमकाया, समझाया, डांटा, क्योंकि उसका जो पिता है लेखक का व्यवसायी है और रखमाबाई के यहाँ पड़ा रहता है। वह दम्भी किस्म का है तथा आलसी किस्म का है। अपने बच्चे को स्कूल से निकाल कर खेती बाड़ी में लगा दिया क्योंकि वह घूम सके, वो अय्याशी कर सके, इधर उधर मस्ती कर सके हैं। तो इस तरह से अपने बच्चों को खेत में जोत दिया और यह बात लेखक को बहुत कष्टकारी लगती है। और यही बात है कि ये सब
जाकर अपने संपूर्ण जीवन की कहानी या संपूर्ण विचार देसाई सरकार से परिचित कराते हैं और अपने पढ़ने की बात वह माँ के माध्यम से देसाई सरकार को कहलवा देता है। देसाई सरकार शिक्षा के समर्थक हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, गांव के मुखिया हैं और जो अपने गांव के लोगों की हमेशा हर क्षण सहायता करने के लिए तत्पर हैं। वे इस कार्य योजना में शामिल होते हैं और लेखक के दादा को पूरी तरह समझाते हैं, डांटते फटकारते हैं और इस तरह से एक बच्चे की रुकी हुई जो पढ़ाई है पुनः जारी हो जाती है और आगे चलकर लेखक एक कवि, एक रचनाकार, एक साहित्यकार बनने के साथ साथ एक प्राध्यापक जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से संलग्न रहे, जुड़े रहे। तो लेखक के जीवन में जो उन्नति का अवसर आया इसी वजह से आया। लेखक के जीवन में जो तब्दीली आई वो जो संघर्ष के कारण ही आई है। अतः यह पाठ आज की कक्षा में या आज के किशोर बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह प्रेरणादायी पाठ है जिससे यह समझा जा सकता है कि एक बालक शिक्षा के माध्यम से किस तरह अपनी उन्नति और चहुमुखी विकास कर सकता है। जब कोई बच्चा अच्छा कर रहा होता है तब उसके मार्ग में अनेक सहायक लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम बेहतर करेंगे तब जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब हमारी सहायता करने के लिए संसार के सारे लोग, सारी प्रकृति, सारे सहायक लोग खड़े हो जाते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी यही विशेषता है। बच्चों, लेखक में स्वयं काव्य रच लेने का आत्मविश्वास कैसे जागृत हुआ या उसके मन में कैसे पैदा हुआ। लेखक के एक मराठी शिक्षक थे सौदेलकर। लेखक अपने मराठी शिक्षक सौदेलकर के सानिध्य या कृपा में आते हुए उनके मन में काव्य की प्रेरणा मिली। वे सौदेलकर अच्छे अध्यापक थे ही, वे रस, छंद, अलंकार तथा काव्य के सूक्ष्म तत्व के ज्ञाता थे। वे स्वतः कवि थे और अपने साथ अनेक कवियों से हुई मुलाकातों के संस्मरण हमेशा सुनाया करते थे। उन्हें मराठी एवं अंग्रेजी के अनेक कवियों के कविताएं, पोयम्स याद थी और इस तरह से लेखक कुछ तो पढ़ाते समय अपनी कविताएं भी पढ़ा देते थे, बोल देते थे, सुना दिया करते थे और पढ़ाते समय वे लय, छंद, ताल, सुर, आरोह में इतने मग्न हो जाते थे कि वे नर्तन कर करके, नाच करके पढ़ा देते थे। यह देखकर लेखक उत्साहित होता है और उसके अंदर काव्य की प्रेरणा मिली। जब लेखक ने देखा कि उनके गुरु हैं, उनके अध्यापक हैं, इस सुर में कविता का वाचन कर रहे हैं तो लेखक अनुसरण करता है, उसी स्वर में गाना शुरू करता है। और कई बार तो लेखक ने अपने गुरु, अपने अध्यापक के स्वर की बजाय स्वयं ही एक नया स्वर दिया तथा अपने अध्यापक जी को यानी सौदेलकर मास्टर को सुनाया। यह उन्हें अच्छा लगा, जिसे लेकर वे अन्य कक्षाओं में भी अन्य बच्चों को रसास्वादन काव्य का कराने लगे। साथ ही लेखक को विशेष स्नेह प्राप्त हुआ सौदेलकर जी का और माधवी लता पर लेखक के सामने ही उनके अध्यापक ने जब कविता लिखी तो लेखक उत्साहित हुआ। लेखक को लगा कि मैं भी काव्य रचना कर सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ और लेखक ने प्रयास किया और उसका परिणाम यही हुआ कि जब लिखने लगा लेखक, जब रचना करने लगा तो वह बेचैन हो जाता था।
रात में लिखी हुई पंक्ति को सुबह दिखाने के लिए बेचैन हो जाता था। कभी इतनी बेचैनी हो जाती थी कि रात्रि के समय ही वह अपने गुरुदेव के घर में चला जाता था और उन्हें सुनाता था अपनी कविताएं, और उससे नई बारीकियां, वर्णों की, शब्दों की, उतार चढ़ाव, किस तरह वाचन करना चाहिए, ये बारीकियां धीरे धीरे वह सीखता चला गया। इस तरह से लेखक के मन में काव्य सृजन का उत्साह या काव्य सृजन की प्रेरणा मिली, क्योंकि उनके अध्यापक ने मालती लता, माधवी लता, मालती लता पर कविता उन्होंने उनके सामने लिखी, लेखक के सामने लिखी उनके अध्यापक जी ने। यह देखकर वे जागरूक हुए, और पहले तो उन्हें लगता था कवि और रचनाकार बहुत बड़े विचित्र प्राणी होते होंगे, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। किंतु जैसे ही लेखक के सामने रचना उनके अध्यापक ने लिखी तो लेखक प्रेरित हुए। उन्हें लगा कि काव्य लिखने वाले ये लेखक और अध्यापक मेरी तरह ही मनुष्य होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न बेटा, सौदेलकर जी के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जिसके कारण कविता लेखन के प्रति लेखक में रुचि पैदा हुई। सौदेलकर मराठी के अध्यापक हैं। वे पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे। उनकी कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत निराला था, सुरीला कंठ था, छंद की बढ़िया लय ताल और उनके साथ रसिकता भी थी। और इस तरह से नई पुरानी कविताओं को, मराठी कविताओं को, साथ साथ अंग्रेजी कविताएं उन्हें कंठस्थ थी। और इस तरह से पहले पाठ पढ़ाते समय एक आध कविता का वाचन करते थे, फिर पाठ आरंभ किया करते थे, और इस तरह वे फिर बैठे बैठे या अपने कक्षा में घूम घूम कर नाट्य अभिनय किया करते थे। यह देखकर कविता लिखने की प्रेरणा, कविता के प्रति प्रेम लेखक के मन में पैदा हुआ। एक आध कविता खुद वे अपनी स्वयं गाकर भी सुना दिया करते थे, और इस तरह अनुभव करते हुए, सुनते सुनाते हुए लेखक भाव में डूब जाता था, और उसकी आँखों और कानों में प्राणों की पूरी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी पूरे भाव भंगिमा, ध्यान, गति, यति से वो सुनाते थे। इससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने लगा, और अध्यापक लेखक की तुकबंदी में संशोधन करते थे तथा उन्हें कविता के लय, छंद, अलंकार आदि से परिचित कराते थे। इस प्रकार लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत होने लगी। देखिए, कविता के प्रति लगाव बढ़ने के कारण लेखक में अकेलेपन के प्रति क्या धारणा में बदलाव आई। पहले लेखक को अकेलापन बहुत खटकता था। जब खेत में पानी लगा रहा होता या ढोर चरा रहा होता, कुछ काम कर रहा होता, तो उसे लगता कि अकेलापन बहुत बुरा लगता था, खटकता था। ऐसा लगता था कोई ना कोई साथ हो, उससे बात करे, उससे गपशप करे, हंसी मजाक करे, यह उसे प्रतीत होता था, ऐसा महसूस करता था। किंतु कविता में लगाव होने के कारण अब उसे अकेलेपन की ऊब नहीं होती। वह कविता के छंदों से, लयों से खेलना शुरू कर दिया था। वह अपने सौदेलकर मास्टर मराठी जी की कुछ कविताओं का वाचन करता था, उसमें डूब जाता था, रम जाता था, और अब उसे ऊंची आवाज में कविता को गाना, नृत्य करना, थुई थुई करके नाच सकता था। और यह अकेलापन अब उसे कष्टकारी नहीं बल्कि आनंददायक लगने लगा। उसे लगता था जितना मैं अकेला रहूं, अपने सुरीले आवाज में, अपनी आवाज में वह गा सकूं, अपने मुग्ध होकर वह लय, ताल, सुर आदि से नृत्य भी कर सकूं, और इस तरह से अब अकेलापन उसे आनंदित करने लगा था। लेखक, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का क्या रवैया सही था, जो लेखक के या लेखक के पिताजी का रवैया सही था? तो बच्चों, हम देखेंगे लेखक के पिताजी का रवैया कदापि सही नहीं कहा जा सकता। लेखक के पिता कदापि नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े और लिखे, किंतु दत्ताजी राव और उनकी माँ
यथार्थवादी हैं, वो परख है और उन्हें पता है, वो जानते हैं कि खेती बाड़ी में जीवन यापन या गुजारा कर पाना ही मुश्किल होगा और भविष्य में वह कुछ नहीं कर पाएगा। दत्ताजी राव देसाई सरकार और लेखक ये बात जानते हैं कि अगर पढ़ लिख गए तो नौकरी इत्यादि लग जाने पर जीवन अच्छी तरह निर्वाह हो जाएगा और उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेखक यह सोच रखता है कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे। और विठोबा अण्णा जो लेखक के पड़ोस में एक कारोबार या धंधा किया करता था, वह धन संपन्न साधन संपन्न व्यक्ति था, उसकी तरह वह बन जाएगा। दत्ताजी राव का रवैया बहुत सही है। उन्होंने लेखक के पिता को पढ़ाई न कराने पर, पुत्र को स्कूल न जाने देने पर डांटा धमकाया और इस तरह से डांट धमकाकर एक छात्र को, अपने पुत्र को, लेखक को स्कूल भिजवाया और खुद खर्चा उठाने की बात कही। और इसका विपरीत प्रभाव लेखक के पिता का था और वह उसका रवैया बिल्कुल नहीं था। वह सोचता था, वह कहता था कि तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार है, मुझे मालूम नहीं कि तू बलिस्टर बन जाएगा। तू तो एकदम प्रतिगामी है। वह खेती के काम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया समझता था। वह समझता था कि बच्चा खेती बाड़ी करे और वह ऐसी करता रहे। अतः लेखक के पिता का रवैया बिल्कुल वाजिब नहीं कहा जा सकता। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उनकी मां को झूठ का सहारा लेना पड़ा। वास्तव में यह घटनाक्रम अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर सहारा ना लेते झूठ का तो क्या होता। दत्ताजी राव से पिताजी पर दबाव डालने के लिए लेखक और लेखक की मां को झूठ का सहारा भी लेना पड़ा। दोनों झूठ का सहारा अगर नहीं लेते, दत्ताजी राव लेखक के पिता दादा पर दबाव नहीं डालते तो लेखक कदापि नहीं पढ़ पाता और लेखक ना पढ़ पाता। और जो आज लेखक या साहित्यकार के रूप में उन्हें ख्याति मिली, इन्हीं का जूझ पुस्तक जो मराठी का है, छावी नाम से औपन्यासिक कृति है, जो आत्मकथात्मक ढंग से लिखी गई है, स्वयं के संवाद शैली में लिखी गई है, स्वयं के विचारों को लिखा है, आत्मपरक शैली में लिखी गई है, स्वबोध शैली में लिखी गई है। उनकी अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बनती। और लेखक जो आज महाविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में हैं, प्रोफेसर के रूप में हैं, उन्हें कदापि यह पढ़ने की जो सुखद अनुभूति है या पढ़ने का जो उन्हें पुरस्कार मिला है वह कदापि नहीं मिलता और खेती बाड़ी में उनका जीवन खराब हो जाता और उनका पूरा घर, उनका पूरा जीवन दरिद्रता में ही गुजरता। अतः इस कहानी में ये बताया गया है कि अगर बेहतर जीवन के लिए एक झूठ का भी सहारा ले लिया जाए, अगर जीवन नवनिर्माण हो सकता है तो ऐसा झूठ दुरागामी या बुरा नहीं माना जा सकता। ऐसा झूठ उचित ही होगा, क्योंकि एक बेहतर जीवन के लिए कि इस तरह से कोई भी कार्य किया जाना जिसके परिणाम बुरे ना हों, उसका सहारा ले लिया जाना चाहिए। हमारे विचार से इससे मनुष्य का सामाजिक विकास होगा, उसके जीवन का विकास होगा और ऐसा सामाजिक और जीवन विकास के लिए ये कहानी बड़ी प्रेरणादायी है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब अगली कड़ी में हम दूसरे पाठ को पढ़ेंगे।